नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। हालांकि ये ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन चूँकि दो समाचारों को जोड़कर ये ब्लॉग बनाया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये ब्लॉग कुछ लंबा हो जाए। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप वैसा ही प्यार हम सभी लोगों को देंगे जैसा कि आप प्यार अन्य वीडियो को देखते हुए हम लोगों को देते हैं। प्रश्न ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने राहुल गांधी को सदन में न बोलने को देकर राजनीतिक रूप से कोई गलती कर दी? आप सभी लोग जानते हैं कि बजट सत्र के प्रथम चक्र में किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सदन में सत्ताधारी दल के लोगों ने हो हल्ला किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार को लेकर इस तरह की बातें की जो कि निश्चित तौर पर गलत थी, और खुद प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। स्थितियां बदलीं और उस स्थितियों के मद्देनज़र आपने देखा होगा कि कल भोपाल में आयोजित किसान चौपाल महापंचायत में किस प्रकार से राहुल गांधी ने वही सभी मुद्दे और बातों को उठाया जो बातों को उठाने के फेर में सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया। चाहे वो पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब हो जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से चीन और भारत के उस स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसमें कि देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें 2.5 घंटे तक कोई भी जवाब या आदेश नहीं दिया गया, या एपस्टीन फाइल का मामला हो जिसमें कि न सिर्फ सरकार के केंद्रीय मंत्री, सत्ता के मुँह लगे उद्योगपति, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक शामिल होने की बात उसमें सामने आ रही, या अमेरिका से किया गया व्यापार समझौता। निश्चित तौर पर ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिस पे कि सत्ताधारी दल बचना चाहता था। उसके पास कोई जवाब नहीं था जिसे कि वो सदन में कह सके, और जिस प्रकार सदन में प्रधानमंत्री ने ना आकर लोकसभा अध्यक्ष ने जब सदन को ये जानकारी दी कि उनके कहने पर ही प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, क्योंकि उन्हें इस बात की पुख्ता सूचना थी कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती थी। खैर, ये सभी बातें काफ़ी पुरानी होगी और इस पर ज़्यादा चर्चा करके हम आप लोगों का बहुमूल्य समय खर्च नहीं करवाना चाहते, लेकिन ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर ये सभी बातें सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बोली होती तो मेरे ख्याल से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों
में विधानसभा घेराव, मनरेगा संग्राम या किसान चौपाल के माध्यम से जो अपनी बातों को आम जनता के बीच में रखने की कोशिश की और जिस प्रकार से उन्होंने एआई सम्मेलन में यहाँ तक कि देश के अतिथियों के समक्ष जिस प्रकार प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने उन बातों को उघाड़ने की कोशिश की जिसको लेकर सत्ताधारी दल बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब राहुल ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिए हैं कि आखिर कांग्रेस किस ओर जाएगी और कांग्रेसियों का क्या आगामी कदम होगा। राहुल गांधी की अगली रैली जो है वो महाराष्ट्र के यवतमाल में होगी। मध्य प्रदेश में इस रैली के सबसे पहले आयोजन करने का मात्र एक कारण यही था कि अमेरिका से जो व्यापार समझौता भारत सरकार ने किया है, जिसको कि कांग्रेस ये बता रही है कि अमेरिका के दबाव में इस तरह का समझौता किया गया। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ की सोयाबीन और कपास के किसान सबसे ज़्यादा वहाँ प्रभावित होने वाले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में भी कपास की खेती एक बड़े रूप में होती है। तो निश्चित तौर पर उस समय अगर सदन में ये सब बातें होती तो सरकार को ये मौका मिलता कि वो कुछ जवाब के माध्यम से निश्चित तौर पर वो जवाब देती और आम जनता के मध्य में भी ये संदेश देने की कोशिश करती कि आखिर वो क्या करने वाले हैं और क्या उन्होंने इस संबंध में उनका रवैया क्या है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बार सरकार पर कर रही और सरकार उस बात को जवाब देने के भी स्थिति में नहीं है, तो मेरे ख्याल से मोदी के सलाहकारों से राहुल को रोककर एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार के आदेश दिए, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी मुश्किल में आने वाला है। अब उसे किसी वोट को काटने से पहले माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट को ये जानकारी देनी होगी। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस नागरिक का वोट कटे या किसका जोड़ा जाए, इसके लिए गृह मंत्रालय या चुनाव आयोग को नहीं, बल्कि अब जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्हें कि हम और आप जज कह सकते हैं, उनको इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। चुनाव आयोग को प्रतिदिन ये जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय को देनी होगी कि आज उसका क्या काम रहा है, कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण उसने किया और कितने लोगों के मतदाता सूची से काटे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि सरकार छुपाना चाहती है। चुनाव आयोग इस बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने अर्दब में लिया, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया और अपने आदेश के जरिए ये दर्शाने का प्रयास किया कि वो किसी भी रूप में
चुनाव आयोग को पूरी ढील या छूट देने के पक्ष में नहीं। ऐसा लगता है इससे कि जो ममता बनर्जी जो चाहती थी वही हुआ है, और जो सरकार या गृह मंत्रालय चाहता था कि SIR की आड़ लेकर देश में रह रहे उन मतदाताओं के वोट काटे जाएं, जो कि लाखों की संख्या में थे, जैसा कि वो बिहार में कर चुके थे। और बिहार में चुनाव परिणाम क्या रहा सभी लोगों ने देखा। तो ऐसा लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को उनके घुटनों पर खड़ा कर दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।